देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। हम अच्छा देखो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें काफी सारा क्वेश्चन हुआ है, मैंने कल देखा। ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन 8 तुम लोग को होमवर्क दिया था, वो करवा देते, वो काफी छोटा सा है। उसके बाद आज हम लोग इलास्ट्रेशन 13 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें क्या दिया हुआ था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन इन ईच केस। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या था, अगर तुम लोग भूल गए तुम बता देते। देखो, जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड कर रहा है, दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो होल्डिंग तभी होता है जब मोर देन 50% शेयर होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, मोर देन 50% शेयर जो होल्ड करेगा वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगा। किसका? जिसका शेयर होल्ड कर रहा है। मान लो कि ए कंपनी का शेयर जो है 50% या उससे ज्यादा, सपोज करो कि 60% शेयर बी कंपनी होल्ड कर रहा है, तो ए कंपनी का होल्डिंग कंपनी हो गया बी। ठीक है, और ए उसका सब्सिडियरी, और बाकी जो बचा 40%, जैसे मैंने एग्जांपल में 60%, 40% जिन लोगों को बिलोंग करता है उसको बोला जाता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसे यहाँ पर देखो बोला है कि हमें बताना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से में कितना शेयर का वैल्यू और कितना प्रॉफिट। ये देखो शेयर कैपिटल दिख रहा है तुम लोग को, शेयर कैपिटल और प्रॉफिट का अमाउंट बिलोंग करेगा, वो हमें बताना है। लेकिन दो तरीके से बताना है। एक तो हमें ये बताना है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन एक्वायर किया गया था, ठीक है, उस दिन कितना था, और जिस दिन कॉन्सोलिडेट हुआ उस दिन कितना था, ये तुम लोग को बताना था। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये चार केस दिख रहा है। पहले मुझे बताओ कि सब्सिडियरी कंपनी एक्स वाई जेड एम, ठीक है, ये सब सब्सिडियरी कंपनी है। तो अगर परसेंटेज ऑफ शेयर ओन्ड, अगर सब्सिडियरी कंपनी का 90% शेयर ओन्ड कर लिया है, मतलब होल्डिंग ने होल्ड कर रखा है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा बोलो। 90% अगर शेयर ओन्ड हो चुका है होल्डिंग के थ्रू से, तो फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया, बोलो। 10%। 10%। ठीक है, केस बी में देखो, अगर 75% मेरा होल्डिंग कंपनी का है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा। 100 माइनस 75 करने से जितना आएगा, 70% में 100 माइनस 70 करने से, इसमें 100 माइनस 95 करने से, इससे मुझे पता चल जाएगा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है, जो काफी आसान है। इसमें कुछ वैसा खास है नहीं क्वेश्चन में वैसे भी। अच्छा, अब बोला था, ये देखो डेट ऑफ एक्विजिशन, कंसोलिडेशन डेट। डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा। तो देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या क्या हिस्सा होगा, शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे करके इसका 10%, पहले वाले केस के अकॉर्डिंग इसका 10% हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और जब ये वाला पोर्शन करोगे, ये वाला, ठीक है, ये दोनों को ऐड करोगे और इसका 10% जो निकल के आएगा वो होगा कंसोलिडेशन डेट पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक्विजिशन, सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, बस यही करना था। तो देखो हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं कैसे करके करना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के हम हेडिंग कर रहे हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पर केस माइनॉरिटी परसेंटेज, माइनॉरिटी परसेंटेज, ठीक है, ये निकालेंगे कितना है। फिर यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट, देखते हैं डेट क्या दिया हुआ था। डेट तो दिया हुआ होगा शायद कुछ, ये देखो 1 जन और एक 31 दिसंबर, ये दोनों निकालेंगे तो हो जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 1 जन और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर, ये कैलकुलेट करना है। केस कितना सारा है, ए बी सी और डी। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज कैसे निकालोगे, होल्डिंग के अलावा जितना भी है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो पहले केस में हम लोग का हो जाएगा 100 माइनस 90, 100 माइनस 75, 100 माइनस 70, 100 माइनस 95। तो ये देखो 100 माइनस 90, ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, उसमें ये इससे भी ज्यादा पॉइंट्स था। 100 माइनस 75, 25%, 100 माइनस 70, 30%। ठीक है, और 100 माइनस 95, 5% हो गया। ठीक है, अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है तो 10% प्लस प्लस कर लेंगे जो भी वैल्यूज है। तो यहाँ पर बस देख देख के लिखना है और कुछ नहीं। 1,50,000 प्लस 75, 1,50,000 प्लस 75 करके देख लो कितना आ रहा है।
मैम 2,25,000. 2,25,000, हाँ। गुड मॉर्निंग नीलांजलि। गुड मॉर्निंग मैम. ये क्या हो गया रे? अच्छा, 1,50,000 प्लस करने से 2,25,000, और कैलकुलेट करके भी देख लो, जितना आएगा उतना आंसर लिख दो। 2,25,000 यानी 22,500, ठीक है। अच्छा, 1,50,000 प्लस ये 75। अच्छा, इधर वाला भी कर लो सेम तरीके से, 10% ऑन। इधर भी था शायद, देखो 1,50,000 प्लस 85, ठीक है, तो करके देख लो कितना होगा। 1,50,000 प्लस 85 टोटल करके मुझे 10% का बताओ कितना हो रहा है ये वाला। मैम 2,500. अच्छा, तो मतलब 2,35,000, तो 23,500 हो गया। अच्छा, अब 25% ऑफ, 25% का देखो कितना है। 1,40,000 प्लस 60, और इधर 1,40,000 और 20 लिख लेते हैं। 1,40,000 60 मतलब 2 लाख हो जाएगा, और इधर है 1,40,000 और 20, ठीक है, 20। अच्छा, तो यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं। ये 2 लाख हो रहा है, 2 लाख का 25% कितना होगा? 50,000। अच्छा, इधर कितना हो जाएगा? 1,60,000, 1,60,000 का 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 और 1,60,000 मतलब 40,000, ठीक है। अच्छा, अब ये 30% ऑफ देख लो कितना है। 30% ऑफ 40/20, 40/20। अच्छा, ये दोनों में सेम ही दिया हुआ है, ठीक है, तो 40/20, 40/20 देख लो कितना होगा। 60 का 30% मतलब दोनों में इक्वल ही होगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, 18,000 और 18,000। और लास्ट वाला 5%, 35 और 60, नहीं सॉरी, यहाँ पर इधर देखना है, 60, 35, 60, 55। अच्छा, 60, 35, 60, 55, 60, 35 और 60,000, और कितना था तुम लोग बताओ कितना हो रहा है अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो, और ये 55, 95, 5% का 95। मैम 4,750. अच्छा, 4,750, और ये वाला 5,750. 5,750, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा ये मत सोचो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कभी नहीं देगा कि ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया और तुम लोग करके आओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन तो जैसा मतलब कंप्लीट क्वेश्चन है वैसा ही देगा, लेकिन यहाँ था तो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट, तो वो मैंने करवाया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मेन क्वेश्चन में जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ना हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 13, और अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उसी तरीके का आएगा, आगे भी हम लोगों ने काफी सारा किया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज दो जो क्वेश्चन करेंगे, तो एग्जाम जाओ जब देने जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से देख के जाना है। अच्छा, ये देखो क्या बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 30, ठीक है। काफी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, क्योंकि काफी सारा एडजस्टमेंट हमें सीखने को मिलेगा। देखो क्या दिया है, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट सब्सिडियरी एस लिमिटेड, तो एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गया, ठीक है, एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी हो गया। ड्रॉ अप एट 31st March, प्रिपेयर ए consolidated बैलेंस शीट एज एट दैट डेट हैविंग रिगार्ड द फॉलोइंग, ठीक है। हम लोग को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के देना है, और ये जो नीचे इंफॉर्मेशन है उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 25,000। एस लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू जो है वो 25,000 और 15,000। रिजर्व है 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 15,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन एक्वायर किया गया था, ठीक है, मतलब जिस दिन एच लिमिटेड
लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर किया था उस दिन एस लिमिटेड का रिजर्व और पीएल बताया है हम लोगों को, ठीक है, ऑफ इट्स 80% शेयर बाय एज लिमिटेड। इससे ये भी पता चलता है कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है, 80%। अच्छा, ये एक्विजिशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2000, मतलब 20x0 दिया हुआ है, 1 अप्रैल इतने साल को हुआ था ये वाला, ठीक है। तो पहले ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इससे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता चला। और देखो, क्योंकि बीच में गैप था ना, तो हम यही जो है सोचेंगे कि तुम लोगों ने थोड़ा बहुत ये देख रखा है, नहीं तो फिर बाकी सारा चीज दिमाग के ऊपर से जाएगा। याद है तो काफी अच्छा है, या फिर अगर हम अभी बोलेंगे याद हो जाता है तो भी अच्छा है, लेकिन एकदम अगर डिलीट हो चुका है माइंड से तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नया चीज है ना। तो इसीलिए जो बेसिक है उसे लेकिन याद रखना ही पड़ेगा कि कैसे हमें क्वेश्चन करना था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिला उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ तुम लोग को भी करना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। अच्छा, ऐसे करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। वो कौन है? डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 20x0। कौन सा डेट है? ये वाला है, ये हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। कौन किसको एक्वायर किया है? होल्डिंग सब्सिडियरी एच लिमिटेड एस लिमिटेड को एक्वायर किया है, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन, और यहाँ पर लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ये भी मिल गया हम लोग को उसी पॉइंट नंबर 1 में, 80%। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 80%। और इस डेट को एस लिमिटेड यानी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका जनरल रिजर्व दिख रहा था। कितना दिख रहा था देखते हैं। जनरल रिजर्व दिख रहा था 25 और पीएल दिख रहा था 15, ठीक है। रिजर्व दिया हुआ है, मैंने जनरल रिजर्व लिख दिया, कोई बात नहीं। जनरल रिजर्व रिजर्व भी, अगर सिर्फ रिजर्व बोल रहे हैं तो जनरल रिजर्व हम लोग लिख सकते हैं। बाकी अभी मैंने ये तो वर्किंग नोट बना रहे तो लिख दिया, तुम लोग एग्जाम में रिजर्व ही लिख देना क्योंकि नाम सिर्फ रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो इसमें जनरल रिजर्व और ये जो पीएल है ये किसका है? एस लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी का है। अच्छा, अब सब्सिडियरी कंपनी का अगर ये अमाउंट है तो इसमें से होल्डिंग का कितना अमाउंट हो जाएगा? मतलब इस जनरल रिजर्व में होल्डिंग का कितना राइट्स रहेगा, हक कितना रहेगा? 80%। पीएल पीएल में कितना हक रहेगा? 80%, ठीक है। तो ये देखो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। पहले पूरा वर्किंग नोट हम लोग बना लेंगे, उसके बाद इस जनरल रिजर्व में से 80% और इस पीएल में से 80%, ठीक है। तो 25,000 का 80% कितना होगा? देखो 25,000 का 80% कितना हो गया? 20,000, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 20,000। और 15,000 का 80%, 15,000 का 80% था 12,000, ठीक है। तो 12,000 और 20,000 टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 32,000, ठीक है। टोटल हो गया 32,000। और ये 32,000 का ट्रीटमेंट क्या होता था? ये टोटल हो गया हम लोग का 32,000, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस दिन एक्वायर हुआ उस दिन अगर ये प्रॉफिट और जनरल रिजर्व दिख रहा था बैलेंस शीट में, तो याद करो मैंने ये सब केस लिख लिख के छोटा छोटा एग्जांपल समझा दिया था तुम लोगों को। तो यहाँ पर फिर से बता देते हैं कि अगर हम लोग किसी का शेयर होल्ड करते हैं तो शेयर के साथ साथ रिजर्व सरप्लस भी हमें मिलता है, ठीक है। तो शेयर तो 80% होल्ड कर रहे हैं तो रिजर्व सरप्लस का भी 80% मिलेगा। किसे मिलेगा? एच लिमिटेड को। इसे प्री एक्विजिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट और जो जनरल रिजर्व क्रिएटेड है उसमें एच लिमिटेड का कोई भी जो है एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। एस लिमिटेड के एक्टिविटी से ये बना था, लेकिन क्योंकि उसने उसका शेयर होल्ड किया तो उसे उसने परसेंटेज ऑफ रिजर्व सरप्लस भी मिलता है। तो ये प्री एक्विजिशन इसलिए बोला जाता है, मतलब एक्वायर होने के पहले का प्रॉफिट और जनरल रिजर्व। एक्वायर होने के बाद जो होता है उसे पोस्ट एक्विजिशन बोलते हैं, और वो रेवेन्यू नेचर का होता है और ये कैपिटल नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि किसी का बिजनेस जब हम लोग परचेस कर रहे हैं, तुम लोग होल्डिंग सब्सिडियरी छोड़ो, किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो उसका सारा चीज हमें लेना है, उसका प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा वो लेना है, ठीक है। लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस तो वो कमाया था, मतलब हम लोग बेसिकली उसे परचेस करते हैं, तो वो क्या हो गया? एक्वायर करने के पहले का प्रॉफिट। और जब एक्वायर करने के बाद बिजनेस को रन करवा के अर्निंग करते हैं उसे
क्योंकि वो प्रॉफिट हम लोग खुद अपने मेहनत से करें। ये तो फ्री में बैठे बैठा ही मिला इसको, मतलब फ्री में इन द सेंस इसको कॉस्ट तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जस्ट बोल रहे हैं कि इसको ये जो है मतलब इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, ये रिजर्व और एक्वायर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि शेयर एक्वायर किया तो रिजर्व भी मिल गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन। और इसका क्या एडजस्टमेंट होता था, ये कॉस्ट से लेस हो जाता था, ठीक है, जब हम लोग कॉस्ट सीओसी कैलकुलेट करते हैं ना, सीओसी, ठीक है, तो उससे ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला पॉइंट। अच्छा, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना होगा वो भी बता देते हैं। इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना परसेंटेज होगा, अब अगर 80% होल्डिंग का है तो माइनॉरिटी का कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इस जनरल रिजर्व में कितना जो है राइट्स रहेगा, 20%, तो 20% 25,000 का कितना होगा, 25,000 इंटू 20%, देखो ये हो गया 5,000, और 15,000 का 20%, ये कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व और पीएल का दो पोर्शन कर लिया, एक होल्डिंग को बिलोंग कर जाएगा, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा, कितना कितना वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो पहला जो हमें यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ था ना, पॉइंट नंबर 1, उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है, उस इंफॉर्मेशन से जो भी कंक्लूजन में हम लोग जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, डेट ऑफ एक्विजिशन लिख दिया, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग लिख दिया है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा 20%, ठीक है, तो 20% मतलब ये जो रिजर्व सरप्लस है ये 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा, और 80% जो है वो कॉस्ट से लेस हो जाता है, होल्डिंग कंपनी जो कॉस्ट इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, उससे लेस हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोला है, बोल रहा है कि मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख एंड फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000, मतलब मशीन का बुक वैल्यू था 1 लाख, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रहा था, फर्नीचर का बुक वैल्यू है 20,000 ऑफ एस लिमिटेड, सब्सिडियरी कंपनी का ये दो एसेट्स का वैल्यूज दिख रहा था, वेयर रीवैल्यूड एट 1,50,000 एंड 15,000, इसको रीवैल्यू किया गया है 1,50,000 से, इसको रीवैल्यू किया गया है 15,000 से ऑन 1 अप्रैल, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन में, फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग प्राइस ऑफ इट्स शेयर, ठीक है। क्यों रिवैल्यू किया गया है, बोल रहा है कि शेयर के प्राइस को फिक्स करने के लिए। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ, बोल रहा है कि यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग मशीन पे डिप्रिसिएशन 10% और फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन 50% जो है ये कंसीडर किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या कैलकुलेशन करना है वो भी हम बताते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का देखो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी, पीपीई और अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें से शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और पीपीई और इधर जो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का नोट्स बना हुआ है, तो एक बार नोट्स चेक करते हैं। शेयर कैपिटल इसका 6 लाख है, होल्डिंग का, सब्सिडियरी का है 1 लाख, जिसमें से 80% होल्डिंग के पास जाएगा और जिसमें से 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा। अच्छा, रिजर्व सरप्लस देखो, होल्डिंग का है 2 लाख और पीएल है 1 लाख, और सब्सिडियरी का 75 और 25, ये कब का है, ये बैलेंस शीट डेट का है, मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट कब बन रहा है, बैलेंस शीट बन रहा है 31 मार्च 2001, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट देखो ड्रॉ के हिसाब से यहाँ पर आता है 31 मार्च 2001, 20x1, क्योंकि ये 20x0 था, ठीक है। इस डेट पे एस लिमिटेड जो है, मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है, उसका जनरल रिजर्व और उसका पीएल कितना दिख रहा है वो देखते हैं। देखो उसका जनरल रिजर्व और पीएल दिख रहा है 75 और 25, ठीक है, 75 25। तो मुझे ये बताओ, ठीक है, मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग द ईयर जो एस लिमिटेड है उसने कितना जनरल रिजर्व अर्न किया होगा। स्टार्टिंग में था 25,000, ठीक है, एंड में हुआ 75,000, तो मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व कितना उसने अर्न किया और पीएल प्रॉफिट कितना अर्न किया, ये बताओ। बोलो, अगर किसी का जनरल रिजर्व स्टार्टिंग में 25 था, एंड में 75 हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर उसने कमाया होगा ना, तभी तो ऐड हुआ है, मतलब जनरल रिजर्व में और भी रिजर्व ट्रांसफर हुआ होगा, तभी तो वो 25 से 75 हुआ है, तो कितना ट्रांसफर हुआ होगा 50,000 मैम। 50,000, 50,000। ठीक है, और 15 से 25 हुआ तो कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया होगा 10,000। 10,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा,
अब ये जो है इसमें भी क्या हो जाएगा, बाइफर्केशन हो जाएगा, किसका किसका, होल्डिंग का और जो है सब्सिडियरी का। ठीक है, तो इसमें से ये देखो, इसमें से होल्डिंग का कितना हो जाएगा, होल्डिंग का 80% करके, तो 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है इधर हम दोनों कर लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं होल्डिंग। ठीक है, तो 80% मतलब 40,000, अच्छा सॉरी इधर लिखते हैं, ये 50,000 का 80% 40,000 और 10,000 का 80% 8,000। ठीक है, अच्छा और ये इधर देखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 20%, तो 50,000 का 20% इधर लिखते हैं, 50,000 का 20% 2,000 होगा और 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10,000 का 20% हो जाएगा नहीं, ये तो 10,000 होगा, मैंने गलत लिख दिया। 50,000 का 20%, 10,000, 10,000 का 20%, 2,000। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा ये वाला, और ये होल्डिंग को बिलोंग करेगा। तो कैसे कैलकुलेट किया, इस पे 80% लगा के, इधर जो है 20% लगा के। ठीक है, तो ये अर्न किए गए इनकम का इस तरीके से बाइफर्केशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। अच्छा हाँ, यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन था ये पॉइंट 2 वाला, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं। देखो पॉइंट 2 वाला जो है मशीन का कुछ बताया है। ठीक है, देखो देखो 1 अप्रैल 20x0, ठीक है, उस दिन सब्सिडियरी कंपनी जो है यानी कि एस लिमिटेड, सब्सिडियरी कंपनी यानी कि एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का क्या बताया है, देखो मशीन, मशीन का बुक वैल्यू था, फर्नीचर का बुक वैल्यू था। ठीक है, ये नया पॉइंट है, ये मैंने पहले कभी नहीं बताया है। ठीक है, तो आज देखो ये वाला हम लोग नया सीखेंगे। बुक वैल्यू 1 लाख और 20,000, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 लाख और ये 20,000। ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने कर दिया है रिवाइज्ड, रिवाइज्ड या फिर बोल सकते हो रीवैल्यू, रीवैल्यू करने से वैल्यू चेंज हो गया। अच्छा कितना कितना चेंज हुआ है, 1 लाख बन गया है 1,50,000 और ये 15,000, 1,50,000 और ये 15,000। अच्छा मुझे जस्ट इतना बताओ अभी तुम लोग कि दो रिवैल्यूएशन में किसमें प्रॉफिट है किसमें लॉस है, या दोनों में प्रॉफिट है दोनों में लॉस है, और कितना कितना है, बोलो बोलो बोलो। ये तो नॉर्मल सा बात है, पार्टनरशिप करते हो तुम लोग, तो वहां पर भी किया होगा बचपन में। मैम प्रॉफिट मशीन में है 50,000 और लॉस है फर्नीचर में 5,000। ये देखो 1 लाख का चीज अगर 1,50,000 हो गया, ठीक है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50,000 और यहाँ पर 5,000, ये क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये क्या है, रिवैल्यूएशन लॉस। अगर एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा तो लॉस होगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। अगर हम लोग इसको नेट कर देते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि 45,000 का क्या है, नेट करने से 45,000 का क्या है, प्रॉफिट या लॉस, बोलो। प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, ठीक है। मैम प्रॉफिट। 50,000, हाँ 50,000 अगर प्रॉफिट है और 5,000 लॉस है, तो नेट करने से तो प्रॉफिट ही आएगा ना, प्रॉफिट ज्यादा है तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन रिवैल्यूएशन गेन हुआ। ठीक है, रिवैल्यूएशन गेन। तो ये तो देखो अभी तक कंसोलिडेशन के साथ ये कुछ अभी लिंक किया ही नहीं मैंने, जस्ट मैंने ये पूछा कि ये जो कंडीशन हुआ है रिवैल्यूएशन का, इसमें हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और कितना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये जो भी होता है उसमें सब्सिडियरी होल्डिंग सॉरी होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट दोनों का हिस्सा होता है, तो इसमें भी इस प्रॉफिट में भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट और जो है हम लोग का होल्डिंग दोनों का हिस्सा होगा। तो होल्डिंग का कितना हो जाएगा, होल्डिंग का हो गया 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 20%। ठीक है, तो 45,000 का 80% देख लो कितना होगा। मैम 36,000। अच्छा 36,000। अच्छा और इधर वाला 9 9 हाँ,
9,000, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, ये भी हम लोग का ये जो प्रॉफिट है ये कैसा प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट भी प्री एक्विजिशन हुआ होल्डिंग के लिए। क्यों? क्योंकि कब रिवैल्यूएशन हुआ, डेट देखो ना, 14x0, मतलब जिस दिन एक्वर हुआ है उसी दिन का बात है, ठीक है, जिस दिन एक्वर हुआ है उसी दिन का बात है। तो इसका मतलब ये भी हम लोग का प्री एक्विजिशन हो जाएगा और कॉस्ट से लेस होगा। गुड मॉर्निंग सनी। गुड मॉर्निंग मैम। ये हो गया प्री एक्विजिशन, ठीक है, और ये कॉस्ट से लेस होगा, ठीक है, होल्डिंग वाले केस में। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो भी डेटा निकल के आता है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो मैंने ये वाला पॉइंट भी दिखाया है यहाँ पर कि ये कैसे करके कैलकुलेट होगा। अब ये तो आसान था, लेकिन इसमें एक पॉइंट आएगा, क्या आएगा, डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन जब आएगा थोड़ा थोड़ा चीज चेंज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 10% और 15% मशीन और फर्नीचर पे था। तो देखो इसका क्या कैलकुलेशन होगा, फिर से हम ये लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पर, फिर से ये वाला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। 1 अप्रैल 20x0, 31 मार्च 20x1, ठीक है। यहाँ पर पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो मशीन का बुक वैल्यू कितना था पहले, 1 लाख, अभी अभी लिखा था, तुम लोग देख सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। रिवाइज्ड करके कितना हुआ, रिवाइज्ड करके किया गया था 1,50,000, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन, मशीन पे डेप्रिसिएशन बोला था ना, तो डेप्रिसिएशन जो है, ये देखो डेप्रिसिएशन कितना बोला है मशीन पे, 10%, ठीक है। तो अगर बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% करके 1 लाख पे 10,000 जो है ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये 10,000 एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन ये तो होगा नहीं एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि जो मशीन का वैल्यू उसे रिवैल्यू कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर रिवैल्यू अगर कर दिया गया है तो एट द रेट ऑफ 10% के अकॉर्डिंग, एट द रेट ऑफ 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पर 15,000 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 15,000 हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ चार्ज करते हैं, पीएल में। डेप्रिसिएशन हम लोग पीएल में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो 10,000 है ये पीएल में खर्चा दिखना चाहिए था, ठीक है। ये पीएल में जो है खर्चा, एक्चुअली पीएल में ये ही दिख रहा है। देखो पीएल में हम इसे कैसे लिखें, पीएल शोज दिस अमाउंट, ये समझने के लिए लिख रहे हैं एज एन एक्सपेंस, ठीक है। पीएल में ये अमाउंट ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम लोग का जो मतलब हम लोग का जो कैलकुलेशन दिया है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये जो डेटा दिया हुआ है कि फर्नीचर का बुक वैल्यू ये सब, ये 1 अप्रैल 20x0 को था। तो जब एक्वर किया गया, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वर किया, उस डेट पे यही दिख रहा था बुक वैल्यू। तो कंपनी ने, एस लिमिटेड ने इतना ही डेप्रिसिएशन जो है चार्ज कर रखा है, ठीक है, इतना दिखा रखा है, ठीक है, ये दिखा रखा है। लेकिन क्योंकि रिवैल्यूएशन उसी डेट पे हो रहा है तो अब ये 10,000 नहीं दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए? 15,000 दिखना चाहिए। तो पीएल में जो है ये खर्चा दिखना चाहिए, ठीक है, पीएल में ये खर्चा होना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी शोन, ये पीएल में ऑलरेडी शोन है, ऐसे ऐसे लिख दो, दोनों ही तो पीएल में होगा, ये ऑलरेडी ये दिख रहा है, ठीक है। ये जो है ये होना चाहिए, तो ये लिख देते हैं इट शुड बी, ये अमाउंट दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग का पीएल बना है तो फिर ये 10,000 एक्सपेंस दिखा के ही बना होगा, ठीक है। 15,000 एक्सपेंस तो हम लोगों ने नहीं दिखाया होगा। तो इसका मतलब जो पीएल का बैलेंस 1420x0 डेट पे था, किसका? एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड का पीएल कितना था डेट ऑफ एक्विजिशन पे, यानी 1 अप्रैल 2000 बोल देते इसे, ठीक है। 20x0 2000 बोल रहे क्योंकि एक्स है यानी कि 10 है। तो 2000 में, तो फिर देखो पीएल कितना था, 15,000 इस डेट पे, ठीक है।
और ये 15,000 पीएल जो बना है उसमें कितना खर्चा चार्ज हुआ है, डिप्रिसिएशन का 10,000, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया है, अपना जो रिवैल्यूएशन कर दिया है मशीन का, तो खर्चा जो है 10,000 की जगह डिप्रिसिएशन का 15,000 दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे देखो बताते हैं। अब ये जो है, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एच लिमिटेड का पीएल का वैल्यू कितना दिख रहा था, ये देखो एच लिमिटेड का पीएल का वैल्यू दिख रहा था एट द एंड ऑफ द ईयर में 25,000। तो हम यहाँ पर लिखते 25,000, मतलब जो एस लिमिटेड है उसका ओपनिंग का प्रॉफिट ये था, ओपनिंग का प्रॉफिट 15,000 था, क्लोजिंग का प्रॉफिट 25,000 था। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 10,000। ये तुम लोगों ने इसके पहले भी बताया है, ये देखो कंपनी ने 10,000 प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्यों रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज हो रखा है 10,000, क्योंकि हम लोगों ने रिवैल्यूएशन कर दिया है, तो डेप्रिसिएशन जो है 15,000 जाना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10,000 है उसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10,000, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी तुम लोगों ने मुझे बताया। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो इस तरीके से बना होगा, इस डेटा को लेके ये 10,000 बना होगा, बट हमें ये वाला डेटा अप्लाई करना है, तो मुझे बोलो प्रॉफिट में मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा ये रेक्टिफाई हो जाए। बोलो मुझे प्रॉफिट से क्या कितना कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा, और कितना अमाउंट से करना पड़ेगा, बोलो। मैंने अगर 10,000 खर्चा दिखाने के बाद 10,000 का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे खर्चा 15,000 दिखाना चाहिए, तो मैंने खर्चा कितना कम या ज्यादा दिखा रखा है। मैम 5,000 कम दिखाया है, 5,000 ज्यादा दिखाना पड़ेगा। हाँ 5,000 और दिखाना पड़ेगा, तो और दिखाएंगे तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, मैम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं अंडर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, अंडर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कितना हो जाएगा 5,000, मतलब हमें ये 5,000 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हम लोग का रेक्टिफिकेशन होगा। सेम तरीके से हम लोग को क्या करना है, फर्नीचर का भी करना है, ठीक है। तो फर्नीचर का हम लिख रहे हैं, तुम लोग बताओ कि क्या होगा, ठीक है। तो फर्नीचर, फर्नीचर का यहाँ पर बुक वैल्यू, यहाँ पर रिवाइज्ड वैल्यू, डेप्रिसिएशन, अच्छा ये देखो बुक वैल्यू 20,000 और रिवैल्यूएशन करके 15,000, अच्छा 20 और 15, 20 और ये हो गया रिवाइज्ड वैल्यू 15, 15%। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन हम लोगों ने दिखाया है 3,000, क्योंकि बुक वैल्यू तो हम लोग का इतना ही था, लेकिन हम लोग को 15% के अकॉर्डिंग कितना दिखाना था, 15% इंटू 15,000 करने से आई थिंक 2250 आएगा, ठीक है, 2250 आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना क्या है, इतना ऑलरेडी शोन इन पीएल, पीएल में इतना दिखा रखा है, लेकिन हमें इतना इतना दिखाना है, पीएल में इतना दिखाना है, ठीक है, पीएल में इतना दिखाना है। तो अगर हम लोगों ने खर्चा दिखा रखा है 3,000, लेकिन खर्चा दिखाना था हमें 2250, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों ने पहले डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज किया था, अभी डिप्रिसिएशन क्या चार्ज करेंगे, पहले डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज हुआ था पहले वाले कंडीशन से, और अभी के कंडीशन से डिप्रिसिएशन क्या है, अंडर चार्ज है कि ओवर चार्ज है, बताओ। ओवर चार्ज। ओवर मैम चार्ज है, ओवर चार्ज है, तो हमें उसे कम करना है, ठीक है। तो फिर हमें प्रॉफिट में ओवर चार्ज अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। कितना ऐड होगा बोलो, 750 मैम। हाँ 750, डिफरेंस जितना है 3,000 चार्ज कर चुके बट 2250 करना है, तो दोनों का डिफरेंस 750 ओवर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन ये ऐड कर देना है। करने से हम लोग का ये प्रॉफिट जो है रेक्टिफाई हो जाएगा। अब रेक्टिफाई होके कितना आ रहा है देखो, 10,000 हुआ था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो उसको मिस्टेक यानी क्योंकि रिवैल्यूएशन बाद में हुआ ना, तो फिर उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 5,000 प्लस यहाँ पर 750, तो ये कितना निकल के आ गया 5,750,
50। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट जो है 10,000 से हमें क्वेश्चन नहीं करना है, हमें 5750 से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 5750 का दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा होल्डिंग के लिए, ठीक है, एक हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। होल्डिंग के लिए जो जाएगा वो 80% हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए जो जाएगा वो 20% हो जाएगा। अब करके देख लो 5750 का 80%, 4600 माइनस 5750 कर लेते 20% आ जाएगा 1150। ठीक है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हो गया 1150 और ये हो गया होल्डिंग का 4600। होल्डिंग का क्या है, होल्डिंग का ये जो प्रॉफिट है ये पोस्ट एक्विजिशन है। ठीक है, क्योंकि ये एक्वायर करने के बाद है, ये पोस्ट एक्विजिशन हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन क्यों है देख लो। मशीन जो बुक वैल्यू था 1 अप्रैल फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट शेयर्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल। अच्छा, अब ये देखो, ये भले ही हम लोग का रिवैल्यूएशन इधर हुआ है, लेकिन हम लोग इम्पैक्ट कौन से वाले प्रॉफिट पे लगा रहे हैं, 10,000 के। हम लोग का प्रॉफिट 15 से जो 25 हुआ, तो 15 में तो हम लोगों ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसमें तो हम लोगों ने ये 10,000 ये 3,000 डिप्रिसिएशन दिखा रखा था, दिखाने के बाद वही कैलकुलेशन करके यहाँ 25 दिखा दिया। मतलब ये जो 10,000 का हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर एस लिमिटेड ने अर्निंग किया है, उसमें हम लोगों ने ये इंपैक्ट नहीं दिखाया है। ठीक है, तो अब क्योंकि एक्वर होने के बाद है, ये 10,000 का प्रॉफिट तो एक्वर होने के बाद का है ना, ये प्रॉफिट क्या है, ये तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि प्री एक्विजिशन तो 15 है और पोस्ट एक्विजिशन टोटल 25 है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ जैसे देखो ये 25 में प्री वाला पोर्शन भी है, पोस्ट वाला पोर्शन भी है, क्योंकि 15,000 ही तो बढ़ के 25,000 हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्री पोस्ट दोनों है, जिसमें से हम लोगों ने ये निकाल लिया पोस्ट वाला पोर्शन कितना है 10,000। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का अगर बाइफर्केशन करेंगे तो वो तो पोस्ट एक्विजिशन ही कहलाएगा ना। तो ये पोस्ट एक्विजिशन हुआ, मतलब ये मत सोचो कि ये पोस्ट एक्विजिशन कैसे हुआ, तो मैंने बता दिया। कोई कंफ्यूजन है तो यहां तक पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डिप्रिसिएशन तक का कैलकुलेशन। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को तो कंट्रोल करेगी, क्योंकि उसने उसका शेयर जो है मोर देन 50% होल्ड किया है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है कितना लग रहा है, तो सबसे पहले देखना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में मिलेगा। ये देखो 4th नंबर पॉइंट नीचे जाते हैं, देखो यहाँ जो हम लोग को दे रखा है, ये देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये एच वाला है, ये एच वाला पोर्शन है, ये एस वाला पोर्शन है। तो शेयर्स इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है 800 शेयर्स, 200 रुपए करके इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 1,60,000। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखते थे बैलेंस शीट में। तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है 1,60,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,60,000 और ये कॉस्ट हम लोग का कम हो जाता है अगर हमें कुछ प्री एक्विजिशन मिल जाता है, तो यहाँ से लेस कर देंगे प्री एक्विजिशन। देखते हैं क्या क्या मिला है प्री एक्विजिशन। देखो मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में सारा चीज नोट डाउन कर रखा है। ये देखो प्री एक्विजिशन ये 32,000, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व एंड पीएल, तो ये लिख दो प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व, प्री एक्विजिशन पीएल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 दोनों मिला के। कितना कितना था इंडिविजुअली, 12 और 20, 12 और 20 यानी कि 32,000। अच्छा, और एक कुछ प्री एक्विजिशन था, ये रहा 36,000। ठीक है, प्री एक्विजिशन था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। थर्टी सिक्स थाउजेंड, ये देखो 36,000। तो लेस करते हैं, देखते कितना आ रहा है। तो इन्होंने 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इनको बैठे बैठे प्रॉफिट कितना मिला 32,000 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना मिला 36,000। तो एक्चुअली इनका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया
92,000। अच्छा, अब इनको ये इन्वेस्टमेंट करने के बदले मिला क्या? तो मिलता क्या है? नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। और एस लिमिटेड का नेट वर्थ जो है कितना शेयर है वो देखना पड़ेगा। तो 80% जो है होल्डिंग को बिलोंग करेगा। देखते हैं शेयर कितना था, एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना था। तो यहाँ नोट्स में मिल जाएगा, ये देखो 1 लाख था, ठीक है। तो 1 लाख नेट वर्थ है, तो इसमें लगा देते हैं 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का 80% कितना हो जाएगा? 80,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12,000। अब ये या तो गुडविल आता है या तो कैपिटल रिजर्व आता है। तो देखो 92,000 खर्चा करके 80,000 का चीज हम लोगों ने एक्वायर किया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने लॉस किया, ठीक है। मतलब अब ये लॉस होता नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्यों? क्योंकि कोई लॉस में काम नहीं करेगा। अगर किसी को किसी के बिजनेस में फ्यूचर में कुछ ज्यादा बेनिफिट दिखता है तो वो एक्स्ट्रा प्राइस देके भी ले लेता है, ठीक है। तो 92,000 के जगह 92,000 का चीज लिया गया, बट हम लोगों ने खर्चा कितना किया? सॉरी, 80,000 का चीज लिया गया, बट हम लोगों ने खर्चा कितना किया है? 92,000 का खर्चा किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का गुडविल हो गया। कितना गुडविल है? 12,000 का गुडविल है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या करना पड़ेगा। अब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट भी बना लेते हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना कितना जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या क्या हिस्सा रहेगा? पहला बात है कि नेट वर्थ में उसका हिस्सा रहेगा शेयर में। शेयर कितना है? 1 लाख। उसमें कितना उसका हिस्सा रहेगा? 20%, यानी कि 20,000। इसके अलावा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना कितना हिस्सा रहेगा? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ये देखो, ये हिस्सा रहेगा जनरल रिजर्व और पीएल में 5,000 और 3,000, 8,000 यहाँ पर लिख देते हैं। 5,000 और 3,000 जनरल रिजर्व और पीएल का हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ठीक है। सब किया हुआ है, बस हम लोग देख देख के, अगर वर्किंग नोट सही सही बना लोगे तो आराम से कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट जो है सोचने वाला है। ये जो 10,000 का प्रॉफिट है ना, इसको हम लोगों ने देखो रेक्टिफाई किया। 10,000 का प्रॉफिट जो है ना, इसको हम लोगों ने रेक्टिफाई किया, तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसका इम्पैक्ट हमें दिखाना पड़ेगा। देखो कितना हो जाएगा। ये 10,000 का प्रॉफिट जो है ये चेंज हो चुका है। 10,000 का प्रॉफिट चेंज होके हम लोग का आ गया है यहाँ पर, कितना आया था? 5,750। तो ये देखो 1150 माइनॉरिटी इंटरेस्ट का यहाँ पर हिस्सा है 1150। अच्छा, और इधर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, होल्डिंग का 8,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 10,000 और 2,000, ये हो गया मेरा 5। अच्छा, एक तो इधर दिख रहा है 5 + 3 8, एक इधर है 10 + 2, 10 + 2 12 हो जाएगा। अच्छा, 5 + 3 8, 10 + 2 12, और इधर है हम लोग का 1150। बस, और तो कुछ नहीं है। 1150 को हम लोग क्या लिखेंगे? ये हम लोग का रेक्टिफिकेशन करने के बाद एक हो गया फिर से प्रॉफिट 1150, ठीक है। और 10,000, और इधर हो गया 2,000। 10,000, 10,000 है जनरल रिजर्व का, ये है, ये देखो, ये लिख लेते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जनरल रिजर्व का 10,000 और पीएल और पीएल 20,000, 5 + 3 20,000। अच्छा, एक बार चेक करते हैं। 5 + 3 8,000 पहला वाला जो लिखा है, ठीक है। मैंने जहाँ किया है वहां से देख रहा, तुम लोग अपने कॉपी से चेक करो। 5 + 3 8,000, एक लास्ट में हम लोग 1150 किए, और एक जनरल रिजर्व हो गया 10,000। अच्छा, और वो पीएल रेक्टिफाई हुआ है तो वो दोबारा नहीं लिखेंगे, बता देते एक बार, चेक कर लेते। 20,000 शेयर कैपिटल, 8,000 हो गया ये दोनों मिला के, और
10,000 और एक हो गया 1150 यानी 38,115। एक सेकंड, 1150 था ना, 1150 प्लस 18,000 प्लस 20,000, 1,150। अच्छा, और एक कोई है एक्सपेंस 39,150 और क्या रह गया, ये 2000 नहीं होगा, ठीक है, ये 2000 वाला नहीं लिखेंगे, इसी के जगह पे हम लोगों ने 1150 लिखा हुआ है, ठीक है, ये पहले क्लियर कर देते हैं तुम लोगों को। यहाँ से हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये वाला तो ले लेंगे जो हम लोग का प्री एक्विजिशन, मतलब ये जब स्टार्ट हुआ था तब का था, ड्यूरिंग द ईयर का 10,000 का प्रॉफिट हम लोगों ने रेक्टिफाई किया ना, रेक्टिफाई करके उसको कितना दिखाया, 1150 दिखाया है, ठीक है, तो 1150 ये देखो ना, 1150 आया ना, ये प्रॉफिट को रेक्टिफाई करके हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा कितना आया 1150, 10,000 वाला प्रॉफिट कितना होगा 5750। ये जो 10,000 है इसके जगह हो रहा है 5750, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में यहाँ से 5,000 यहाँ से 3,000 ये दोनों डेटा आएगा। अच्छा, और ये जनरल रिजर्व तो सही बना हुआ है तो ये 10,000 आएगा। तो शेयर कैपिटल का 20,000, ये दोनों मिला के 8,000, जनरल रिजर्व का 10,000 और प्रॉफिट का यहाँ पर 1150 चेंज होके जो हुआ। अच्छा, और कोई एक अमाउंट है जो आना चाहिए, शायद मुझे नहीं दिख रहा, एक जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये रहा 9,000, ये देखो नहीं, मैंने ये वाला नहीं लिया ना, ये देखो ये वाला ध्यान नहीं दिया, ये एक अमाउंट कम हो रहा था 9,000, ठीक है, ये देखो ये मशीन वाला हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का आ गया 9,000, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिला के ये वाला अमाउंट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वो छूट गया था, वही सोच रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा 9,000 और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या क्या आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ये नेट वर्थ, यानी ये वाला जो दिख रहा है तुम लोग को ये शेयर का वैल्यू है जो 20,000 दिख रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो एक्विजिशन डेट पे प्रॉफिट और जनरल रिजर्व था उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा देखा था। पीएल भी हम लोगों ने बनाया था, लेकिन पीएल वो नहीं लेंगे क्योंकि पीएल चेंज हुआ है, तो वो चेंज होके 1150 हो गया इंस्टेड ऑफ 2000। जनरल रिजर्व तो जैसा था वैसा रहेगा क्योंकि जनरल रिजर्व में कोई चेंजेस नहीं था, तो वो 10,000 हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में 9,000 आ गया, ठीक है। तो अब टोटल करके 48,150 ये हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखना चाहिए, ठीक है, ये वाला बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसका बन गया, बस हम लोग का वर्किंग नोट बन गया। अब हमें जो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है वो हमें रेडी करके देना है, ठीक है, तो बैलेंस शीट रेडी करते हैं, चलो यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर लिखो, तुम लोग हेडिंग करना स्टार्ट करो। Consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited and its subsidiary S Limited. As at 31st of March 2001, ठीक है। अच्छा, पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीस। फर्स्ट हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फर्स्ट आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। फिर हो जाएगा शेयर कैपिटल, ये भी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर लिखना चाहिए। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
अच्छा, इसके बाद क्या आएगा वो तो बैलेंस शीट देखने से पता चलेगा कि बैलेंस शीट में क्या क्या था, उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले था शेयर कैपिटल लिख लिया, रिजर्व सरप्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, करेंट लाइबिलिटी सीएल लिख देते हैं, इसमें है ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो ट्रेड पेएबल जैसा था हम लोग चाहे तो सेम वैसा ही लिख सकते हैं। तो कंसोलिडेट करना है तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा, 1,05,000 और 57,000 दोनों मिला के हो जाएगा 2,07,000। चाहो तो इसका भी नोट बना सकते हो, तो नोट बना देंगे। यहाँ पर हो गया नोट नंबर 1 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नोट नंबर 3, ये हो जाएगा नोट नंबर 5। और तो कुछ है नहीं, बैलेंस शीट में देखो ना यहाँ तक ही है, बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ तक ही है बस, और कुछ नहीं है। इसको हमें कर लेना है यहाँ पर टोटल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं और अब हम लोग एसेट का साइड बनाएंगे। एसेट्स में क्या क्या है देखते हैं। एसेट्स में है नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो यहाँ पर लिख दिया नॉन करेंट एसेट। पहला पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये हो जाएगा नोट नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, गुडविल भी आया था तो इंटेंजिबल एसेट लिखना पड़ेगा, इंटेंजिबल एसेट। और अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 7, और इसको करना पड़ेगा टोटल, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले नोट 1, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अगर तुम लोग को याद है तो जब हम लोग कॉन्सोलिडेटेड करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही शेयर कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि एस लिमिटेड का तो एक्वायर करते हैं और उसके बदले हमें हम लोग उसका कॉस्ट बेयर करते हैं, ठीक है। तो फिर वो लिखना अलाउड नहीं था। अगर तुम लोग देखोगे तो फर्स्ट डे मैंने एक छोटा सा बैलेंस शीट बना के उसको कैंसिल आउट करके काट के लिख के दिखाया, तो बोला था तुम लोग भी लिख के काट लो, याद रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी लिखेंगे, उसके साथ साथ शेयर कैपिटल, ये नहीं चलता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एच लिमिटेड का यानी होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल हम लोग लिख सकते हैं, तो वो है 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख, ठीक है। ये हो गया 6 लाख, ये हम लोग लिख सकते हैं नोट नंबर 1 में, बाद में लिख देंगे, पहले बाकी पूरा बना लेते हैं। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसको कैसे डील करेंगे देखते हैं। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में ये देखो, जो होल्डिंग का अपना रिजर्व सरप्लस है 2 लाख और 1 लाख, जनरल और पीएल, ये तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 लाख जनरल रिजर्व, होल्डिंग वाला जो है जनरल रिजर्व 2 लाख। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जो सब्सिडियरी से मिला, सब्सिडियरी से जनरल रिजर्व कितना मिला है, चलो यहाँ पर जो वर्किंग नोट बना हुआ है वहां से देखो, सब्सिडियरी से जनरल रिजर्व मिला है 25,000 का। यहाँ पर ये देखो 25,000 का 80% यानी 20,000 हो जाएगा, ठीक है, 20,000 होगा। और कहाँ पर है जनरल रिजर्व, कहीं पर है क्या, देखते हैं 20,000। और अच्छा यहाँ पर एक था, ये देखो ये रहा 40,000, ठीक है, 40,000 यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, ये तो प्री एक्विजिशन, अच्छा सॉरी, एक चीज देखो, ये वाला तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कॉस्ट से लेस किया है। हम लोग का बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, जो पोस्ट एक्विजिशन वाला होता है वही तो रेवेन्यू नेचर का होता है ना, ये तो नहीं होगा, हम गलती से बता रहे थे ये वाला। तो ये देखो, ये रहा जनरल रिजर्व का इंक्रीज्ड पोर्शन पोस्ट एक्विजिशन, उसमें से होल्डिंग कंपनी का कितना हो रहा है 40,000, ठीक है, जनरल रिजर्व 40,000 ऐड हो जाएगा, मतलब होल्डिंग कंपनी का अपना जो था वो तो था ही, और एक्वायर करने की वजह से उसे 40,000 जो है सब्सिडियरी कंपनी वाला भी हिस्सा रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, ये एक्चुअली उसने खुद कमाया है ना, उसके बिजनेस को एक्वायर करने के बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन, बैलेंस शीट में सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन ही आता है, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व 40,000, तो ये टोटल हो गया
2,40,000। अच्छा, और भी है रिजर्व, देखते रिजर्व में और है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो होल्डिंग का देखते हैं कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग का है हम लोग का 1 लाख। और पोस्ट एक्विजिशन कितना मिला है? तो ये देखो पोस्ट एक्विजिशन कितना मिल रहा है। पोस्ट एक्विजिशन इसमें भी ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो है 5750 का जो है 80% होगा, यहाँ पर चेंज करके देखना पड़ेगा। 4,600, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर एरो देके दिखा दिया, 4,600 चेंज होके हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट को हम लोगों ने रेक्टिफाई करके 5750 किया था, तो 4,600 ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर। 4,600, ठीक है, तो ये ऐड करने से आएगा 1,04,600। और तो किसी तरीके का रिजर्व सरप्लस नहीं था, तो दोनों का ऐड करते 1,04,600 और 2,40,000। $3,44,600 ये नोट्स नंबर 2 में चला जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, उसका ना ऑलरेडी मैंने नोट बना रखा है। ये देखो, ये जो मैंने बनाया ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नोट ये वाला होगा। तो इसको हम वर्किंग नोट दे देते हैं और वहां लिख देंगे नोट्स में कि वर्किंग नोट नंबर इतना बोल के। तो देखो, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको हम वर्किंग नोट नंबर 1 दे देते हैं। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 देना पड़ेगा, ठीक है। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम वर्किंग नोट नंबर 5 बोल के लिख देंगे यहाँ पर। नोट नंबर 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। ये कितना आया था? 48,150, ठीक है, ये भी बन गया। अच्छा, अब नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 देखते हैं किस चीज का था। अच्छा, ये लिख लेते हैं, पेज चेंज किया है तो। नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल 6 लाख, नोट नंबर 2 में रिजर्व सरप्लस 3,44,600। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 48,150 और ट्रेड पेबल दोनों ऐड करके जितना आएगा। ट्रेड पेबल एस लिमिटेड और एच लिमिटेड दोनों का कंसोलिडेट करना है, तो दोनों का ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 1,50,000 और 57,000। 2,07,000। 2,07,000। अब इसको ऐड कर लेते हैं। प्लस 48,150 प्लस 8,07,000, 11,99,750। एसेट भी इतना आना चाहिए, देखते हैं। पीपीई है, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल आ जाएगा और अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नोट नंबर 5 पीपीई, पीपीई में क्या आएगा? पीपीई में कोई चेंजेस नहीं है, तो प्रीवियस जो नोट बना हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट करोगे तो काम हो जाएगा। मशीन फर्नि नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन हो चुका है ना। तो मशीन एच लिमिटेड का तो जैसा था वैसा लिखेंगे, 3 लाख और 1,50,000। और ये जो
एस लिमिटेड का है उसमें चेंजेस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक एक दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं मशीन, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड का मशीन कितना है 3 लाख, एस लिमिटेड का कितना है 90,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख और यहाँ पर लिखेंगे एस लिमिटेड का 90 और 70 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, एक सेकंड, ये तो नोट्स टू अकाउंट्स खुल गया है। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पर देखते हैं, 1,07,000 बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो 2001 का बना हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पर देखा है ये 2001 का बना हुआ है, लेकिन अभी तो 90 और 70 नहीं है, अभी चेंजेस हो गया है। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ था, ठीक है। अच्छा रिवैल्यूएशन हुआ था, और देखते हैं रिवैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितना था, यहाँ पर दिया हुआ था। देखो मशीन था 2000 पे 1 लाख, और फिर वो चेंज होके 1,50,000 हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर एस लिमिटेड का लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। फिर उसमें ऐड करेंगे रिवैल्यूएशन या फिर एप्रिसिएशन बोल के भी ऐड कर सकते हो। एप्रिसिएशन हो जाएगा 50,000 और उस पे फिर डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन 15,000, ठीक है। तो लेस करके कितना आ जाएगा 1,35,000। तो 3 लाख प्लस 1,35,000, 3 लाख प्लस 1,35,000, ठीक है। ये हो जाएगा मशीन का वैल्यू। चलो अब नेक्स्ट फर्नीचर का देखते हैं। फर्नीचर एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड का फर्नीचर देखते कितना था, वो तो हमें बैलेंस शीट में ही मिलेगा। एच लिमिटेड का फर्नीचर था 1,50,000, आउटर कॉलम में ही लिख रहे हैं। एस लिमिटेड का फर्नीचर था 20,000, ठीक है, जिसपे हम लोगों ने डिक्रीज किया है वैल्यू, डिक्रीज किया है 5,000, तब वो जाके बना है 15,000 और उस पे डेप्रिसिएशन 15,000 और लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, 2250। तो माइनस करने से आ जाएगा 12,750। तो ऐड करने से हो जाएगा यहाँ पर 1,62,750। अच्छा प्लस ये फर्नीचर, ये मशीन वाला था 3 लाख और 1,35,000। तो टोटल करके 5,97,750। अच्छा ये एक ही बार में लिख देते हैं, 5,97,750, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पीपीई। अच्छा पीपीई के बाद नोट नंबर 6, इंटेंजिबल एसेट। गुडविल है, और गुडविल का वर्किंग नोट बना हुआ है, वहां से वर्किंग नोट लिख के गुडविल का वैल्यू लिख देंगे। अच्छा देखते हैं गुडविल का कौन सा नंबर वर्किंग नोट बना था। ये रहा वर्किंग नोट नंबर 4, 12,000। और लास्ट नोट नंबर 7, अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड का कितना है वो तो लिख देंगे यहाँ पर, एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का। अच्छा एच लिमिटेड का है 4,40,000, एस लिमिटेड का लिखना पड़ेगा, एच लिमिटेड का है 4,40,000 और एस लिमिटेड, देखो एच लिमिटेड का सिर्फ 4,40,000 होगा, 1,60,000 नहीं होगा, क्योंकि वो तो एस लिमिटेड में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अभी तो दोनों कॉन्सोलिडेट मतलब मर्ज हो चुके हैं। तो फिर ये एच लिमिटेड थोड़ी ना ये बोलेगी हम खुद ही खुद के कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, ऐसा मैंने पॉइंट बोला था अगर तुम लोग को याद आ रहा है। क्योंकि एस लिमिटेड तो अब उसका खुद का ही कंपनी हो गया, तो 1,60,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट वो नहीं लिख सकती है, ठीक है। तो फिर ये 4,40,000 क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो एस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी और इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है। अरे एस लिमिटेड में इतना क्या है, उसने टोटल 6 लाख किया, जिसमें से 4,40,000 अदर देन एस लिमिटेड है, तो अदर देन एस लिमिटेड वाला ले लेंगे, और एस लिमिटेड का 1,50,000 ले लेंगे।
ठीक है, अब ये लिख के ऐड करके देखते हैं। पीपीई हो रहा है 5,97,750। हाँ मैम, मैच हो गया बैलेंस शीट। अच्छा, 11,99,750, ठीक है, मैच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी बोला, अभी भी बोल रहे, इस तरीके का क्वेश्चन ही आता है तो इम्पोर्टेंट है, टाइम लगता है। तो देखो, मैंने तो थोड़ा धीरे धीरे किया, वैसे मेरा वैसे स्पीड रहता है, ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश किया थोड़ा धीरे करने का, लेकिन तुम लोग को काफी जल्दी करना पड़ेगा, तब जाके तुम लोग ये पूरा क्वेश्चन। और मैंने तो बहुत सारा शॉर्टकट लिखा है, तुम लोग को प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो देखो, स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन पता होगा तो भी कंप्लीट करने में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब 10th नंबर का देखते हैं। 10th नंबर में देखते हैं कितना तक कर पाते हैं, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला। On 31st March 2001, the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited stood as follows। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, 12,000, 4,800, नोट्स बना हुआ है, देखना पड़ेगा। रिजर्व सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करेंट लाइबिलिटी, डिविडेंड पेएबल, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। चलो अब देखते हैं बोला क्या है। अच्छा, काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इज सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज एट 31st मार्च 2001। ठीक है, तो पहले हम लोग जो इंफॉर्मेशन है ना, उसके हिसाब से हम ड्रॉ वगैरह करके दिखाते हैं। अगर बैलेंस शीट बनाने का टाइम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भी हम एटलीस्ट रेडी कर देते हैं। बैलेंस शीट तुम लोग खुद भी बना सकते हो। ये देखो, यहाँ से ये पहला वाला पैरा ए से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग का वर्किंग नोट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10। H Limited purchased 180 lakh shares in S Limited on 31st March 2000, when the balances of general reserve and profit and loss account of S Limited stood 3,000 and 1,200। तो H Limited ने S Limited को एक्वायर किया है। जब एक्वायर किया था तब उसका PL और जनरल रिजर्व इतना इतना दिख रहा था, और कितना शेयर एक्वायर किया है, 180 लाख, और कौन से डेट पे किया है, 31st मार्च 20x0। तो ये लिख लेते हैं 31st मार्च 20x0, डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इस डेट पे एस लिमिटेड ने, एस लिमिटेड का ऐसे लिख देते हैं, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का कितना सारा शेयर्स एक्वायर किया है, 180 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच करके। अच्छा, जनरल रिजर्व में कितना था और पीएल में कितना था देखते हैं। जनरल रिजर्व में था 3,000 और 1,200 लाख, 3,000 और 1,200 लाख। ठीक है, लाख, और ये लाख ही होगा, हम और एल वगैरह यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब इतना तो लिख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ऑन 1 अप्रैल 20x0, 1 अप्रैल 20x0 मतलब जस्ट उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, जिस दिन एक्वायर हुआ जस्ट उसके नेक्स्ट डे, एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 20%। किसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, एस लिमिटेड, यानी सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो सब्सिडियरी कंपनी जो है इसने क्या किया है, 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 20% डिविडेंड जो है ये डिक्लेयर किया है। डिविडेंड किस पे दिया जाता है, शेयर कैपिटल पे। ठीक है,
एज लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय इट टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन एक गलत कर दिया इनके अकाउंटेंट ने, एज लिमिटेड के अकाउंटेंट ने, उन्होंने क्या किया, क्रेडिट कर दिया है डिविडेंड जो रिसीव हुआ है पीएल में। देखो डिविडेंड जब मिलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरूर जाता है, लेकिन वो कौन सा डिविडेंड होता है, वो पोस्ट एक्विजिशन वाला होगा ना, ये तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। कंपनी ने 31 मार्च को एक्वायर किया, 1 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, तो सेम डेट ही मान सकते हैं इसमें, ठीक है। क्यों, देखो क्योंकि ये पोस्ट क्यों माना जा रहा है, तुम लोग बोलोगे नेक्स्ट डे है तो पोस्ट एक्विजिशन ही हुआ ना, एक्वायर डेट के बाद, पैसा नहीं होता है, हमें प्रॉफिट देखना है कि कौन सा प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाएगा। तो एस लिमिटेड ने कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड दिया होगा, जो प्रॉफिट उसने एक्वायर होने के पहले अर्न कर रखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्री पीरियड के प्रॉफिट से ये डिविडेंड दिया जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड ही बोलेंगे। तो ये जो है ये गलत कर दिया है एज लिमिटेड के अकाउंटेंट ने, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड है ये हम लोग का प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा और ये लेस होगा हम लोग का कॉस्ट से, ठीक है। तो ये जो ये डिविडेंड, ये 20% डिविडेंड तो जो है उसने डिक्लेयर किया है, जिसमें से एच लिमिटेड को कितना मिलेगा। अब एच लिमिटेड को उतना ही मिलेगा जितना शेयर उसने जो है जो है एक्वायर किया है, तो 180 शेयर 10 ईच करके, तो देखते हैं कितना डिविडेंड होगा। 180 इंटू 10 इंटू 20%, तो 1800 लाख जो है शेयर कैपिटल इंटू 20%, यानी कितना हो जाएगा देख, 180 लाख शेयर्स। अब ये 180 लिखा हुआ है तो हम लाख वगैरह इस पे और अप्लाई नहीं कर रहे, इंटू 20%, थ्री 160, ठीक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया प्री एक्विजिशन, और प्री एक्विजिशन वाला जो भी होता है वो हमारे कॉस्ट से लेस हो जाता है, ठीक है, वो हम लोग के कॉस्ट से लेस हो जाएगा। तो मैंने ये लिख के दिखा दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोला है। On 1st Jan 2001, एस लिमिटेड issued 3 fully paid up bonus share। अच्छा, एस लिमिटेड ने बोनस भी डिक्लेयर किया है, कब किया है, 1st Jan 20x1 को, ठीक है। तो ये डेट यहाँ लगाते हैं, 1 Jan 20x1 क्या किया है, बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। बोनस क्या होता है, फ्री का शेयर होता है, ठीक है। फ्री में जब शेयर दिया जाता है तो उसे बोनस शेयर बोलता है, मतलब कंपनी ये शेयर इशू करके कुछ पैसा उसे नहीं मिलता है। तो बोल रहा है कि बोनस शेयर इशू हुआ है, बोनस शेयर रेशियो में इशू होता है, ठीक है। बोला है कि 3 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ बैलेंस ऑफ इट्स जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च। मतलब देखो बोनस शेयर का रूल्स ये होता है कि बोनस कंपनी उन्हीं को देगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती, इसीलिए बोला है एवरी 5 शेयर्स हेल्ड आउट, ठीक है। पहले से, मतलब कंपनी बोल रही है अगर किसी के पास पहले से 5 शेयर है तो उसे 3 बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी के पास 10 होगा तो उसे 6 मिलेगा, 15 होगा तो उसे 9 मिलेगा, इस तरीके के रेशियो में होगा। तो कंपनी हमेशा बोनस शेयर, राइट शेयर, इस तरीके के शेयर जो है रेशियो में डिक्लेयर करती है। तो कंपनी ने क्या रेशियो डिक्लेयर किया है, 3 फॉर एवरी 5 शेयर्स होल्ड, ठीक है। अगर ओल्ड 5 शेयर है तो कंपनी नया 3 शेयर्स देगी, फ्री में बोनस शेयर देगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है। अब शेयर जब देगी तो क्या हो जाएगा, शेयर्स तब जब देगी, सॉरी बोनस जब डिक्लेयर करेगी तो क्या कम होगा। अब देखो नॉर्मली शेयर इशू करने का एंट्री होता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी शेयर इशू हो रहा है जिसका नाम है बोनस शेयर जो फ्री में मिलता है। तो इसका क्या एंट्री होता है हम बता देते हैं। देखो बोनस शेयर जब इशू होता है ना, देखो बोनस शेयर जब इशू होता है तो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल जरूर बढ़ेगा, लेकिन बैंक को कंपनी डेबिट नहीं कर सकेगी, क्यों नहीं, क्योंकि फ्री का शेयर है, पैसा नहीं मिलेगा। बोनस शेयर किससे दिया जाता है, एक्चुअली रिजर्व से दिया जाता है, रिजर्व को यूज किया जाता है बोनस डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व का यूज हुआ है। नॉर्मली जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सबसे पहले यूज करना चाहिए, वो बोनस के लिए ही काम आता है, अगर वो नहीं होता है तो जनरल रिजर्व। वैसे क्वेश्चन में जो बोला है हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व एक्चुअली बोनस शेयर डिक्लेरेशन होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। तो रिजर्व से ही जो है हम लोग बोनस डिक्लेयर करते हैं, तो एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा एंट्री होता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे तो जो है जनरल रिजर्व जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं जनरल रिजर्व जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर बोनस डिक्लेयर हुआ तो जनरल रिजर्व रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या बोला है।
अच्छा, अब ये हो गया। अब ये देखो, ऑन 31st March 2001 ऑल द बिल्स पेबल इन एस लिमिटेड बैलेंस शीट वेयर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। बोल रहा है कि एस लिमिटेड का बैलेंस शीट में जो भी बीपी दिख रहा है, मान लो टी शेप में दिखा रहा है, बीपी किधर दिखता है, लाइबिलिटी साइड। यहाँ पर जितना भी बीपी दिख रहा है किसका, एस लिमिटेड, मतलब एस लिमिटेड को बिल्स पेबल का अमाउंट पे करना है। बोल रहा है वो किसके फेवर में है, एच लिमिटेड के। एक्सेप्टेंस मतलब एक्चुअली बीपी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर तुम लोग अगर कभी पढ़े हो, ज्यादा जानना है तो मेरे पास क्लासेस है, देख सकते हो, ठीक है। अगर देखना चाहो तो हम दे देंगे, मुझे बोलोगे तो वहां पर डिटेल्स में करवाया हुआ है मेरा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक पार्टी बिल्स जो है ड्रॉ करता है, दूसरा पार्टी बिल्स बीपी एक्सेप्ट करता है। जो ड्रॉ करता है ड्रॉयर, उसके पास बीआर होता है यानी बिल्स रिसीवेबल, और जो एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉई यानी कि बीपी होता है उसके पास। तो बीपी एक्सेप्ट किया मतलब सीधा बात है कि एच लिमिटेड को ये सारा अमाउंट, एस लिमिटेड को ये सारा अमाउंट एच लिमिटेड को देना है। एच लिमिटेड उसका क्रेडिटर है। But on that date, H Limited held only 45 lakh of this acceptance in hand. The rest having been endorsed in favor of its trade payable. ठीक है। लेकिन क्या हुआ है उस डेट पे, जिस डेट पे एक्वर हुआ है, एच लिमिटेड के पास उस बीपी के अगेंस्ट पे सिर्फ 45 लाख का ही जो है बीआर पड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि पड़ा हुआ होना चाहिए पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, एंडोर्स कर दिया है। तो एंडोर्स कर सकता है। एक्चुअली एच लिमिटेड के पास क्या है, बीआर है, और एस लिमिटेड के पास क्या है, बीपी है। मतलब एच लिमिटेड ने कुछ ना कुछ सेल किया था एस लिमिटेड को उधार में। ठीक है, अब एच लिमिटेड क्या कर सकता है, अपना बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स कर सकता है। किसको? अपने क्रेडिटर को। क्रेडिटर को उसे भी तो पैसा देना है, जैसे एस लिमिटेड को एच लिमिटेड को पैसा देना पड़ेगा, एच लिमिटेड को भी तो अपने क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा देने के बदले बिल्स को एंडोर्स कर सकता है। ठीक है, और उस बिल्स में ये लिखा हुआ रहेगा कि एस लिमिटेड से इतने डेट में ये पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं एंडोर्स कर दिया है। कितना? 45 लाख के अलावा बाकी सारा ही जो है बोल रहा है एंडोर्स कर दिया है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अच्छा, इस ये तो देखेंगे ही, लेकिन इसके पहले वो वाला पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एंड में कितना प्रॉफिट आया, उसके साथ प्रॉफिट लॉस का भी ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए बैलेंस शीट चाहिए होगा। बैलेंस शीट में जाते हैं, ये देखो वो पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व एस लिमिटेड का 1380 और पीएल 1620। तो ये लिख लेते हैं एंड में 31 मार्च। जनरल रिजर्व हो गया 1380 और पीएल हो गया एस लिमिटेड का ईयर एंड में 1620। ठीक है। अच्छा, तो कितना अर्न हुआ है वो देखना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा अर्न हुआ है वो देखना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर में। देखते हैं कितना अर्न हुआ है, माइनस करने से ही पता चलेगा। यहां से ऐसे कर देते हैं, 1380 माइनस 3000, 1620 और पीएल 1200 माइनस 1620, 420। ये दोनों ड्यूरिंग द ईयर को एडिशन हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसमें और एक तरीके से इसको समझाएंगे, क्योंकि इसमें ना हम लोग का बोनस था। क्योंकि देखो इसमें एक ट्रीटमेंट होगा, जनरल रिजर्व हम लोग का रिड्यूस होगा क्योंकि बोनस वाला पॉइंट था, और एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। डिविडेंड डिक्लेयर होने से प्रॉफिट एंड लॉस कम होता है। तो इसके लिए हम एक दूसरा वर्किंग नोट भी करके तुम लोग को दिखाते हैं। जैसे कि देखो हम यहाँ पर एक जनरल रिजर्व का अकाउंट बना के दिखाते ताकि अच्छे से समझ में आए, और एक हम लोग पीएल का अकाउंट बना के देखते थे। एक्चुअली कितना रेज होगा वो हम बताना चाह रहे हैं। देखो जनरल रिजर्व जो है एस लिमिटेड का 1380 एंड में था, तो ये इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्योंकि रिजर्व जो है वो हम लोग का लाइबिलिटी होता है। और जो हम लोग का यहाँ पर ओपनिंग है वो है, देखते हैं कितना होगा। पीएल का भी सेम तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं कितना है। ओपनिंग 3000 और 1200 और क्लोजिंग 1620। 3000 और 1200 और ये 1620। ठीक है। अच्छा, अब
इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो जनरल रिजर्व में चेंजेस कब आएगा, जनरल रिजर्व में चेंजेस आ रहा है क्योंकि हम लोग बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, टू बोनस, बोनस डिक्लेयर करेंगे, लेकिन बोनस कितना डिक्लेयर कर रहे हैं वो नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि एस लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, बस ये दिया है कि एस लिमिटेड का शेयर्स में से 180 लाख शेयर्स जो है एच लिमिटेड ने लिया है, लेकिन आउट ऑफ कितना 180 लाख, मतलब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी अभी तक हम लोग नहीं निकाल पा रहे इस वजह से, तो वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व क्यों रिड्यूस होगा, बोनस डिक्लेयर करने से, अभी अभी बताया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है जब हम लोग बोनस डिक्लेयर करते हैं, और जो हम लोग का पीएल है वो कैसे रिड्यूस होगा, जब हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, मतलब कंपनी एस लिमिटेड जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अब डिविडेंड भी कितना डिक्लेयर कर रही है वो भी हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, अगेन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए वर्किंग नोट क्या होगा, देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 20x0, मतलब एकदम पहले वाले डेट पे, ये देखो इस डेट पे, ये इसके जस्ट बाद वाले डेट पे मान लेते हैं कि एस लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स था एक्स, ठीक है। अब कंपनी अगर बोनस इशू कर रही है तो कंपनी का ऑब्वियसली जनरल रिजर्व कम होगा लेकिन शेयर कैपिटल बढ़ेगा, अभी तो मैंने एंट्री बताया, नॉर्मली शेयर इशू का एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा, बैंक डेबिट नहीं होगा, जनरल रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बोनस शेयर इशूड, ठीक है। तो बोनस शेयर कितना मिलेगा, कंपनी ने बोला है कि अगर किसी के पास ओल्ड 5 शेयर्स है तो उसे बोनस शेयर 3 मिलेगा, 5 का 3 तो 1 का 3/5, तो टोटल एक्स नंबर ऑफ शेयर्स है अगर कंपनी का, तो कंपनी कितने सारे बोनस शेयर डिक्लेयर करेगी, ये वाला 3/5 इंटू एक्स, ठीक है। तो 3/5 इंटू एक्स, इस तरीके से कंपनी अपना बोनस शेयर डिक्लेयर करेगी, ठीक है। तो ये डिक्लेयर होने के बाद कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस 3/5x, ये हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितना है एस लिमिटेड का, ये देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एस लिमिटेड का कितना है, ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो 4800, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में भी देख लो, एक ही बात है, ये देखो 4800 लाख, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31st of March 20x1 480 लाख, ठीक है, 480 इन लाख, ये हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 3/5x इक्वल टू 480, तो ये कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 480, तो x इक्वल टू 480 इंटू 5/8, तो ये हो गया 300 शेयर्स, मतलब 300 लाख, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 142020x0 में इतना हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स एज ऑन 1420x0 इक्वल टू 300 लाख शेयर्स, ठीक है, इतना शेयर्स है हम लोग को, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा था वो हमें मिल गया कि इतना शेयर्स है। तो एज लिमिटेड का उसमें से 180 लाख शेयर्स है, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो जाएगा, तो एस लिमिटेड का टोटल 300 लाख शेयर्स था, उसमें से 180 लाख जो है एच लिमिटेड ने एक्वायर किया है, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हो जाएगा 180 डिवाइडेड, हाँ 60%, ठीक है, 60% होल्डिंग हो गया, तो 60% अगर इनका है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हो जाएगा 40%, ठीक है। तो यहाँ कॉमा देके लिख देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, इसका मतलब बाकी रिमेनिंग पोर्शन यानी कि 40% हो गया। अच्छा, अब जैसे ही हमें ये मिल गया तो हम लोग अब जनरल रिजर्व में रिडक्शन निकाल सकते हैं, तो बोनस जो है वो कितना डिक्लेयर हुआ होगा, तो देखो बोनस कंपनी ने कितना दिया होगा जनरल रिजर्व का यूज करके, यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन बोनस का हो जाएगा ना 3/5 इंटू एक्स, तो 3/5 इंटू एक्स करने से कितना होता है 3/5, और एक्स का वैल्यू आया है 300, तो यहाँ पर देख लेते हैं मैम 180।
180, ठीक है। तो 180 लाख शेयर्स 180 लाख बोनस शेयर डिक्लेयर हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स, और इंटू 10 कर देंगे, एक एक शेयर 10 रुपए का डिक्लेयर हुआ है, तो बोनस इशू जनरल रिजर्व टू बोनस, ठीक है। तो एक्चुअली एंट्री क्या होता है ना, पहले होता है जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है, ये ड्यू एंट्री, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ओवरऑल ये दोनों कैंसिल आउट होके जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही हो रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर जनरल रिजर्व टू बोनस। तो कंपनी ने कितने रुपए का बोनस डिक्लेयर किया, 1800 लाख का बोनस डिक्लेयर किया। तो 3000 में से अगर हम लोग 3000 जनरल रिजर्व था, उसमें से बोनस डिक्लेयर करने के लिए यूटिलाइजेशन करना पड़ा 1800 का, तो बचना चाहिए 1200, लेकिन कंपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है कि 1380 बचा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, एक्स्ट्रा कंपनी के पास और भी 180 जो है जनरल रिजर्व में है। और 180 जनरल रिजर्व में कहां से आया होगा, जनरल रिजर्व में अमाउंट कहां से आता है, जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है पीएल से, तो ये पीएल से आया होगा, तो ये हमें खुद दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो बाई पीएल अकाउंट, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर। जैसे कभी तुम लोग सिंगल एंट्री किए हो तो वहां पर क्या होता है, 11 में होता है नॉर्मली, जो है कुछ बोर्ड में होता है, कुछ बोर्ड्स में होता भी नहीं है, तो शायद सभी में होता है, बंगाल बोर्ड में भी होता है शायद। तो देखो जनरल रिजर्व जो है वो कैसे क्रिएट होता है, तो हम लोग सिंगल एंट्री में ऐसे करते हैं ना, हमें डिटेल्स नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एंट्री में क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही देखो, बोनस डिक्लेयर कर दिया, जनरल रिजर्व कम हुआ था, लेकिन जो अमाउंट कम होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 180 लाख कहाँ से आया होगा, पीएल से ट्रांसफर हुआ होगा। अच्छा, अब ये दोनों का टोटल कर लो, 1800 प्लस 1380, 3180, ये भी हो गया 3180, ठीक है। अच्छा, अब ये पीएल का क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा इधर, ये पीएल का क्रॉस पोस्टिंग होगा, तो क्या लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व बोल के यहाँ पर आ जाएगा 180। अच्छा, अब डिविडेंड का भी देखेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करने की वजह से कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, तो कंपनी का कितना सारा शेयर है, अभी हम लोगों ने चेक किया, एक्स का वैल्यू आया 300 लाख, कंपनी का 300 लाख का जो है शेयर्स है, तो एक एक शेयर 10 रुपए वाला, तो 3000 लाख। और डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है कंपनी ने, 20%, तो 3000 लाख इंटू 20% 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या सोचना है, देखो हमारे पास पहले से पीएल में 1200 था, जिसमें से हम लोगों ने डिविडेंड दिया 600, और रिजर्व में ट्रांसफर, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया 180, तो हमारे पास बचना चाहिए 590, लेकिन बच कितना रहा है, बच रहा है यहाँ पर 1620 बच रहा है, ठीक है। तो इतना एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे हिसाब से, यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है एक मिनट, ये 1200 माइनस 600 माइनस 180, 420, जबकि 1620 बच रहा है, तो 1200 एक्स्ट्रा और भी आ रहा है, ठीक है। तो ये 1200 कहाँ से आया होगा, मतलब बैलेंस करोगे तो इधर ही तुम लोग का 1200 आएगा, बट लॉजिक क्या है, तो पीएल में 1200 और कहाँ से आ गया, तो प्रॉफिट में अमाउंट कहाँ से आता है, बिजनेस का अर्निंग, तो यानी ड्यूरिंग द ईयर में ये वाला हम लोगों ने अर्न किया होगा बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, ये पूरा ड्यूरिंग द ईयर का नहीं है 1620, ठीक है, सिर्फ 1200 ड्यूरिंग द ईयर का है, तो ये, और बाकी बच गया था प्रीवियस ईयर का, तो ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का ये वाला प्रॉफिट है, ठीक है। तो टोटल करने से 2400, और इधर भी टोटल करोगे तो 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो जनरल रिजर्व में कितना हो जाएगा, जनरल रिजर्व में पहले से कितना था, जनरल रिजर्व में पहले से कितना था 3000, ठीक है, 3000। अब ये जो 1380 है ना, ये जो हम लोगों ने निकाला, ये अभी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व का हम लोगों ने कैलकुलेशन करके देखा ना क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व में जो है
3000 था और माइनस हो जाएगा 1200 पीएल में था और इसमें से माइनस होगा हम लोग का 3000 जनरल रिजर्व 3000 और इधर हम लोग का, रुको यहाँ से देख लेते हैं एक बार। वन 833 यहाँ पर हम लोग का रिजर्व सरप्लस में आता है। रिजर्व सरप्लस में यहाँ पर तो 1380 है, ये 1620 है और ये एंड वाला था, लेकिन उसमें तो हम लोगों ने चेंजेस कर लिया और यहाँ पर स्टार्टिंग में था 3000 और ये था 1200। अच्छा, और 1800 होना चाहिए। अच्छा देखते हैं, यहाँ जनरल रिजर्व में पीएल से ट्रांसफर हुआ है 180 और इधर था हम लोग का बैलेंस दिख रहा है 1380 और इधर बैलेंस दिख रहा है पीएल का 1620। ये हम लोग का पीएल भी बन गया आउट ऑफ, ये वाला ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 3000 में से 1800 बोनस के लिए ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, बोनस के लिए ट्रांसफर हुआ है और उधर हम लोग का 1200 में 100 डिविडेंड के लिए ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो अब कैपिटल नेचर का कितना बचेगा, तो ये देखो ऐसे लिखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व में अगर हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग में था 3000, ठीक है, उसमें से ये कम कैसे हुआ, क्योंकि 1800 बोनस डिक्लेयर हुआ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 1800। ठीक है, अच्छा, और पीएल का भी देखो स्टार्टिंग में था हम लोग का 1200, वो हम लोगों ने लिख रखा है एकदम स्टार्टिंग में, और वो कम कैसे हुआ, 600 का डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद। ठीक है, 600 का डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, ये बच रहा है हम लोग का 1200 और ये हम लोग का बच रहा है 600। ठीक है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 1800। अब इसमें होल्डिंग का परसेंटेज होगा और सब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा। ठीक है, तो होल्डिंग का कितना हो जाएगा 60%। 60% मतलब देख लो 1800 इंटू 60%, 1080 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 20%। 1800 इंटू 20%, 360। सॉरी, ये तो 40% था, 20% क्यों होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 720, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा हम लोग का। ये कैपिटल प्रॉफिट मैंने इसीलिए बोला क्योंकि देखो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और ये जो बोनस शेयर डिक्लेयर हुआ है, ये हम लोग का कब हुआ है, देखो जो डिविडेंड और बोनस शेयर यहाँ पर चेक करके देखो कब डिक्लेयर हुआ है, डेट देखो क्या दिया हुआ, इसका नीचे दिया हुआ था सारा पॉइंट। ये देखो ऑन 1 अप्रैल डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब प्री एक्विजिशन, और जो बोनस डिक्लेयर हुआ है वो 1 जैन को डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो 1 जैन 2001 को डिक्लेयर हुआ है, तो ये दोनों डिक्लेयर होने के वजह से हम लोग का क्या हुआ है, प्रॉफिट कम हो गया है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो बचा हुआ है 3000 जनरल रिजर्व में से 1800 प्रॉफिट चला जाएगा और इधर मतलब जनरल रिजर्व का अमाउंट चला जाएगा, इधर पीएल से 600 चला जाएगा, तो बचा हुआ अमाउंट हम लोग का जो है होल्डिंग और सब्सिडियरी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट क्या है जो ड्यूरिंग द ईयर अर्न हुआ है। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट, अच्छा ये कॉस्ट से लेस करना पड़ेगा और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये अभी अभी हम लोगों ने जो लेजर बनाया ना उसमें दिखाया, ये देखो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना है, ये देखो ये वाला पोर्शन ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना है 1200, ये अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। मतलब हम लोग डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों को अलग अलग पोर्शन से दिख रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ये दोनों को माइनस करेंगे जो गैप आएगा वो हमें सही आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट 1200 हो गया। अब ये 1200 को हमें क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, होल्डिंग का और सब्सिडी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ठीक है। तो होल्डिंग का 60%, तो 60% इंटू 1200, ये देखो कितना हो गया 720, और 1200 का 40%, तो ये कितना हो गया 480, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा और ये जो है पीएल में ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग का क्या है ड्यूरिंग द ईयर का, यानी पोस्ट एक्विजिशन वाला है। तो पोस्ट एक्विजिशन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो प्री वाला भी माइनॉरिटी में ही जाता है, पोस्ट वाला भी माइनॉरिटी में जाता है, लेकिन बाइफर्केशन होल्डिंग में होता है। होल्डिंग का अगर कैपिटल नेचर यानी प्री एक्विजिशन वाला प्रॉफिट है, क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ही जो है बोनस दिया गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ही जो है क्या बोलते हैं उसे डिविडेंड दिया गया, तो इसीलिए वो कैपिटल नेचर का हुआ या फिर प्री एक्विजिशन। और यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर का है, तो ये हम लोग का पीएल में ऐड हो जाना चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। नेक्स्ट हम लोग का ये एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट, यहां तक हम लोग का हो गया, ठीक है, सी नंबर पॉइंट तक। अब ये बिल्स का जो एक्सेप्टेंस वाला है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर जो बोला है ना कि बिल्स पेबल जो है वो सारा का सारा एच लिमिटेड का था, ठीक है, एक्सेप्टेंस सारा का सारा, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जब हम लोग बीपी और बीआर दिखाएंगे तो बीपी से भी हम लोग 45 लाख माइनस करके दिखाएंगे, बीआर से भी 45 लाख माइनस करके दिखाएंगे। जैसे म्यूचुअल सेटअप होता है ना कि जैसे एक्चुअली हुआ क्या, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को जब एक्वायर किया तो उसको एस लिमिटेड से जो भी अमाउंट मिलने वाला था वो अब उसे क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि खुद ही खुद को अपना क्रेडिटर या डेटर तो नहीं दिखाएगा। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, एच लिमिटेड के बैलेंस शीट में एस लिमिटेड जो है डेटर था, या फिर एक्चुअली बीआर के बेसिस पे जो है वो दिख रहा था, अपियर कर रहा था, और एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में एच लिमिटेड जो है बीपी के बेसिस पे या फिर क्रेडिटर जो है क्रेडिटर ट्रांसफर टू बीपी हो गया, बीपी में अपियर कर रहा था। अब अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ना ये इसका क्रेडिटर रहेगा ना ये इसका डेटर रहेगा, तो दोनों में म्यूचुअल सेटअप करना है, मतलब दोनों जगह से 45 लाख मुझे डाउन कर देना। 45 लाख ही क्यों करेंगे, बस उतना ही जो है बचा हुआ है एस लिमिटेड के नाम का एच लिमिटेड के पास, बाकी तो उसने अपने क्रेडिटर को कैंसिल करने के लिए ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो ये जब हम लोग करेंगे तो हमें वो माइनस करके बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा, बस इसमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब रहा ई वाला पॉइंट, ये जो है इसमें जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें बोला है 31 March 2001 एस लिमिटेड्स इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स व्हिच इट हैड परचेस्ड फॉर 100 लाख फ्रॉम एच लिमिटेड। तो तुम लोग को याद है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला मैंने पॉइंट बोला था, तो देखो यहाँ पर किसने किससे परचेस किया है, एस लिमिटेड के इन्वेंट्री में एच लिमिटेड का स्टॉक इंक्लूडेड है, यानी एच लिमिटेड ने सोल्ड आउट किया है एस लिमिटेड को, मतलब ये डाउनस्ट्रीम में है, अपने से नीचे वाले को किया है, डाउनस्ट्रीम वाला पॉइंट है। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये डाउनस्ट्रीम वाला पॉइंट है। क्या हुआ है, एच लिमिटेड जो है उसने एस लिमिटेड को बेचा है, कितने का इन्वेंट्री 100 लाख का, ये देखो बेचा है 100 लाख का इन्वेंट्री, ठीक है। और एच लिमिटेड जो बेच रहा है उसने कितना प्रॉफिट कमाया 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर एस लिमिटेड को इस प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट पड़ा होगा उसने उस पर 25% जो है 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट लगा के उसे बेचा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कॉस्ट कितना था हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते कि अगर मेरा सेल वैल्यू इतना है, देखो सेल वैल्यू है 100 लाख, ठीक है। सेल वैल्यू कैसे आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, तो कॉस्ट तो मुझे नहीं पता कितना है, अगर हम कॉस्ट एक्स मान लेते हैं तो प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, तो एक्स का 25%, तो ये हो गया 100 लाख, ठीक है। अब देखो कितना होगा 25% मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 1.25x इक्वल टू 100 लाख, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई
0.25 तो कितना हो गया 400 लाख। ठीक है, तो x क्या हो गया, कॉस्ट हो गया x, मैंने माना था, मतलब 400 लाख जो है 400 लाख का चीज उसने बेचा है 100 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया +1 1.25, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.25 80 आएगा, सॉरी 80 आएगा। 80 लाख का चीज उसने कितने में बेचा है, 100 लाख में। तो इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो हम लोग निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये क्या था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब कि 100 लाख का जो सामान है वो एज लिमिटेड के पास पड़ा हुआ है, किसका, एज लिमिटेड ने उसे बेचा था। तो अब उसमें एज लिमिटेड ने जब बेचा था तो प्रॉफिट लगा के बेचा था। अब एज लिमिटेड खुद ही अगर एज लिमिटेड को एक्वायर करके अपने साथ जोड़ ले रहा है तो वो थोड़ी ना अपने ही बैलेंस शीट में अपने आप को बेचा गया सामान में प्रॉफिट दिखाएगा, वो तो नहीं दिखा सकता है ना। तो फिर इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है, 100 लाख से 80 लाख माइनस कर दिया तो 20 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो ये प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दो कैलकुलेशन करना पड़ता था। एक तो हमें क्लोजिंग स्टॉक से लेस करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, किसके क्लोजिंग स्टॉक से लेस करेंगे, एस लिमिटेड के। एस लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में ही तो ये स्टॉक दिख रहा होगा प्रॉफिट के साथ। ठीक है, दूसरा माइनस करना पड़ेगा पीएल ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के पीएल से माइनस करना पड़ेगा। क्यों, इसका लॉजिक ये था कि एच लिमिटेड ने जब ये प्रोडक्ट बेचा था एच लिमिटेड को तो प्रॉफिट बुक किया होगा, तो उसके पीएल में वो प्रॉफिट इंक्लूड हो गया होगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट से उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो तुम लोग अगर अपने कॉपी में डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला पॉइंट देखोगे तो वहां पर देख सकते हो डाउन स्ट्रीम के केस में दो कैलकुलेशन करना पड़ता है, और लॉजिक भी है। क्लोजिंग अनरियलाइज प्रॉफिट जहां जहां इंक्लूडेड है वहां वहां से लेस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड, लेकिन वो किसके क्लोजिंग स्टॉक में, जिसको बेचा गया यानी एस लिमिटेड का, और एच लिमिटेड के बैलेंस शीट में प्रॉफिट में इंक्लूडेड होगा तो वहां से लेस करना पड़ेगा। अच्छा, और लास्ट वर्किंग नोट जो है हम लोग का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसका कैलकुलेशन क्या हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे पहले। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कितना है, बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स ये अच्छा यहाँ देखते हैं, शॉर्ट टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, प्लांट और ये रहा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन एस लिमिटेड 3000 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस करना पड़ेगा प्री एक्विजिशन जो भी है वो। तो प्री एक्विजिशन का क्या है, यहाँ पर देखो प्री एक्विजिशन अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 1080 एक है, 1080 और देखते हैं ये रहा 360 डिविडेंड। ठीक है, 1080 और 360 ये दोनों लेस हो जाएगा, प्री एक्विजिशन लेस हो जाता है 1080 और 360। तो ये कितना आ रहा है देखते हैं, 3000 माइनस 360 माइनस 1080, तो ये आ गया 1560। ठीक है, अब लेस कर देंगे नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का नेट वर्थ कितना होगा, 60% एक्वायर हुआ है, नेट वर्थ यानी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल यानी कितना हो जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में ही देख लेते हैं, 4800 इंटू कर देंगे 4800। 2880। ठीक है, तो हमें 2880 का चीज मिला 1560 इन्वेस्ट करके, तो कम में ज्यादा मिल गया, तो ये हम लोग के लिए बेनिफिट है। तो ये हो गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे तो रिजर्व सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व बोल के ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी टोटल लगा लेते हैं, कितना हो रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट
तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पहले नेट वर्थ कितना हो जाएगा 40% ऑफ 4,800। $1,920। अच्छा, और क्या था वो देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तो कुछ माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ 720 और ये 480, 720 और 480। ये बन गया हम लोग का 3,120, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। तो जो भी हम लोग का कैलकुलेशंस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका बैलेंस शीट बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि बैलेंस शीट में कैसे करके कंसोलिडेट करके ऐड करोगे। अच्छा देखो तुम लोग इसका जो है नोट्स टू अकाउंट्स बना के आराम से इसे सजा सकते हो। हम थोड़ा थोड़ा यहाँ बता देते हैं, देखो तुम लोग ट्राई करके देखना। देखो शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, ऑथराइज्ड वाला तुम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से दिखाना पड़ेगा। ये जो एच लिमिटेड है इसका शेयर कैपिटल आएगा सिर्फ 12,000, इसका नहीं आता है, ठीक है। अभी मैंने बताया, अगर तुम लोग फर्स्ट वाला क्लास देखोगे तो याद आएगा और भी अच्छे से, ये वाला आएगा सिर्फ, ठीक है। तो जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ये देखो अगर हम टी शेप में एक बार जस्ट समझाने के लिए दिखा रहे, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू आ जाएगा 12,000, ठीक है। अच्छा, अब रिजर्व सरप्लस में भी हमें देखना पड़ेगा कितना होगा। रिजर्व सरप्लस में चेंजेस देखना, वो तो पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिटर वगैरह तुम लोग लिख सकते हो। क्रेडिटर 1461, ये देखो क्रेडिटर कितना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा, अभी जो कैलकुलेट किया 3120, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पर देखो, क्रेडिटर 1461 प्लस 854, ये दोनों ऐड करने से जितना होगा क्रेडिटर उतना आ जाएगा। क्रेडिटर यानी ट्रेड पेएबल 1461 प्लस 854, तो ये हो जाएगा 2315, ठीक है। 2315 ये आ जाएगा। अच्छा, बिल्स पेबल में चेंजेस होगा। बिल्स पेबल में क्या होगा, 372 और 160 दोनों से ही हम लोग का 45 लाख करके हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा। अभी मैंने बोला ना म्यूचुअली जो सेटअप होगा, तो वो दोनों जो है हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा। मतलब ये जो बिल्स पेबल है वो कैसे लिखोगे, इसमें से 45 लाख माइनस हो जाएगा, इसमें से 45 लाख माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद जितना अमाउंट आएगा वो दोनों अमाउंट को ऐड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का बिल्स पेबल का कैलकुलेशन। तो देखो बिल्स पेबल हो जाएगा, ये हम दोनों ऐड कर दे 372, ये देखो 372 प्लस 160, दोनों को प्लस कर लिया, -45 कर दिया। जब लिखोगे तो अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो इतना आ जाएगा म्यूचुअल, इसके बाद 442, ये देखो 442 प्लस 1461 854 प्लस 1461 प्लस 854, तो ये हम लोग का आ गया 2757, इतना आ जाएगा। 1461 प्लस 854 ये ऐड करेंगे, देखो मतलब ये पूरा पूरा तो ट्रेड पेबल में आएगा ना, तो ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना होगा वो हम बता रहे। 1461 प्लस 854 ये कर लेना, ये करने से आएगा 2315, ठीक है। और जो बीपी का अमाउंट है उसमें क्या हो जाएगा, 372 प्लस 160 ऐड करके 45 लाख जो है लेस कर देना है। 45 लाख लेस करने से कितना आ जाएगा यहाँ पर, 372 प्लस 160 माइनस 45, तो ये आ गया 387, नहीं 400 आना चाहिए, प्लस 160 माइनस 45, 487, ठीक है। 487, फिर ये दोनों को ऐड कर दोगे तो ट्रेड पेबल वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला हो गया, ये भी कर सकते हो। अच्छा, और इसके अलावा क्या है देखो हम दिखा देते हैं, तुम लोग ये पूरा कंप्लीट करके रख सकते हो। इन्वेंट्रीज में भी तुम लोग को ठीक करना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज को क्या करोगे, इन्वेंट्रीज में ये जो है ये दोनों को ऐड कर लोगे, देखो ये दोनों को ऐड कर लोगे और यहां से लेस करना पड़ेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आया था, 20 लाख आया था, तो ये हो जाएगा इन्वेंट्री का वैल्यू, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल में 2960, और ये देखो ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या पॉइंट है, ये देखो
ट्रेड रिसीवेबल डेटर, ये दोनों डेटर को ऐड करके यहाँ से 45 लाख लेस होगा, जैसे दोनों क्रेडिटर को ऐड करके 45। अच्छा मैंने ना वहाँ गलती से दोनों जगह से 45 शायद बता दिया लेस, वैसे नहीं होता है, ये दोनों डेटर मिला के उससे 45 लाख लेस होगा, ठीक है। तो डेटर से तो नहीं होगा, सॉरी बीआर से होगा, बीआर का एडजस्टमेंट है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके -45 लाख होगा, करने पे जितना आएगा, मतलब 2600 प्लस 1363, ये हो गया 3963, ठीक है। और ये दोनों ऐड करके इसमें से हम लोग 45 लाख माइनस करने से आता है 514, तो ये आ जाएगा 4477, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो सन्ड्री एडवांसेस है ये 526 दिख रहा है, ये उतना ही दिखेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो मैंने कुछ बता दिया। तो एक काम कर सकते हो, देखो नेक्स्ट दिन ना हम और ये पूरा बड़ा बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, इसमें काफी टाइम जाता है, हम ये शॉर्टकट में बता देंगे, जो अभी मैंने आज बताया वो नेक्स्ट दिन हम पूरा लिख के बता देंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेशंस होगा, लेकिन मैंने तुम लोग को बता दिया क्या क्या करना पड़ेगा, तो तुम लोग खुद से इसको जरूर पूरा मतलब कंप्लीट लिख के जो है स्ट्रक्चर बना के कर लो जितना कर पा रहे हो, ठीक है। वैसे तो पूरा ही होना चाहिए, थोड़ा रिजर्व सरप्लस में शायद इश्यूज हो, मतलब करने के लिए शायद प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हो तो, अदरवाइज होना नहीं चाहिए। बाकी देखो ट्रेड पेबल ये सब तो मैंने बता ही दिया कि कैसे करके लिखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में छोटा सा बैलेंस शीट बना के दिखा देंगे कि कैसे करके लिखना है, वर्किंग नोट वगैरह उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ एडजस्टमेंट बता देंगे कि कैसे लिखने से आंसर्स आएगा, और कैसे करना है स्ट्रक्चर वो तो तुम लोग को पता ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय You, ma'am. बाय बाय मैम। बाय।